Good morning students, myself Vijay Gupta and you are watching biology classes. Students, biology क्लास में जो टॉपिक आज हम लेकर आए हैं वो है फाइलम मोलास्का। जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस वक्त एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत को पढ़ रहे हैं और एनिमल किंगडम में मैंने आपको एक के बाद एक फाइलम्स को पढ़ाया। प्रोटोजोआ से लेकर हमने बात कर ली है ऑर्थ्रोपोडा तक की और आज ऑर्थ्रोपोडा के आगे जो हमारा अगला फाइलम है दैट इज कॉल्ड मोलास्का। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइलम मोलास्का की, इसके इंट्रोडक्शन की, इसके जनरल कैरेक्टर्स की और साथ ही साथ हम एंड में बात करेंगे इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव मेंबर की जिसका नाम है पाइला ग्लोबोसा। हिंदी में इसे हम घोंगा और इंग्लिश में इसे हम स्नेल के नाम से जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो फाइलम मोलास्का है, इस जो शब्द है मोलास्का जो वर्ड है वो एक्चुअली कहाँ से आया है तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एल, मतलब लैटिन भाषा का एक शब्द है मॉलिस और लैटिन में मॉलिस का मतलब होता है सॉफ्ट। तो सॉफ्ट माने कोमल, हम सभी जानते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, उनको रखा है हमने कहाँ पर, मोलास्का में। तो ये हो गया इस वर्ड का मतलब। इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि अबाउट 80,000 स्पीशीज, मतलब लगभग 80,000 जातियां होती हैं। आपको याद होगा कि लास्ट फाइलम हमने पढ़ा था ऑर्थ्रोपोडा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 85,000 टू 95,000 के अराउंड वहाँ पर स्पीशीज हैं, यानी कि ऑर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम था। लेकिन अगर बात होगी सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम की, दूसरे बड़े संघ की, तो नाम आएगा मोलास्का का। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, यह दूसरा बड़ा संघ होता है। तो लगभग 80,000 स्पीशीज होने की वजह से ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। इसके बाद द नेम गिवन बाय जॉनस्टन इन 1650। ये जो नाम है, जो मोलास्का नाम है, वो रखा है एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है जॉनस्टन, और जॉनस्टन ने ये नाम दिया है 1650 यानी कि 1650 में। नेक्स्ट पॉइंट है मोलैकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मोलास्का। मोलास्का के जंतुओं का जो अध्ययन है उसे हम मोलैकोलॉजी कहते हैं। मींस द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोलास्क इज नोन एज मोलैकोलॉजी। और यहां पर मैं आपको एक और टर्म बता दूं, दैट इज कोंकोलॉजी। कोंकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ शेल ऑफ मोलास्का। हमें पता है कि जो मोलास्का होते हैं, मोलास्का के जो मेंबर होते हैं, उनमें से कई मेंबर्स की बॉडी पर एक शेल का मतलब कवच, एक कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कवच पाया जाता है और ये कवच भी कई तरह के होते हैं। देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ शेल, उनकी स्टडी कहलाती है कोंकोलॉजी, यानी अलग अलग टाइप की शेल्स का अध्ययन कोंकोलॉजी कहलाता है। तो मोलैकोलॉजी स्टडी ऑफ मोलास्का और कोंकोलॉजी स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेल प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द मोलास्का। नाउ अब हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर्स की, यानी कि सामान्य लक्षणों की। तो ये जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है मोस्टली दे आर मैराइन। ज्यादातर एनिमल्स इस फाइलम के कहां पाए जाते हैं, मैराइन यानी कि समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। मैराइन माने समुद्री जंतु। सम आर फ्रेश वाटर एंड अ फ्यू टेरेस्ट्रियल। कुछ फ्रेश वाटर हैं, मतलब स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, नदी, तालाब, झील, जलाशय, रिवर, पॉन्ड एक्सेट्रा। एंड अ फ्यू टेरेस्ट्रियल, और कुछ कैसे हैं, स्थलीय हैं। स्थलीय का मतलब जंतु हैं ऐसे जो जमीन पर रहते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री, अनसेगमेंटेड। ये टर्म्स पहले भी कई बार आ चुके हैं, तो आई होप आप सबको क्लियर होगा कि जब कभी बॉडी में तीन जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, 3 जनन स्तर होते हैं, तो ऐसे शरीर को हम कहते हैं त्रिस्तरीय या ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलैटरल सिमेट्री मतलब अगर शरीर को हम बीच से काटें तो दोनों तरफ हमें समान भाग मिलें, ऐसे शरीर को हम हिंदी में कहेंगे द्विपार्श्व सममिति और इंग्लिश में कहेंगे बायलैटरली सिमेट्रिकल। अनसेगमेंटेड, बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं है। जैसे आपने देखा कि प्लेटीहेल्मिन्थीज के कुछ मेंबर्स में बॉडी में सेगमेंट यानी खंड होते हैं। एनलिडा में आपने देखा, अर्थवॉर्म को पढ़ा तो वहां पर भी बॉडी में सेगमेंट्स थे, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो दे आर अनसेगमेंटेड। इनकी बॉडी पर खंड नहीं होते, सेगमेंट नहीं होते। नाउ मोस्टली मोलास्क सेक्रेट अ शेल ऑफ CaCO3। ये खास बात है इनकी, सबसे स्पेशल कैरेक्टर है कि ज्यादातर जो मेंबर इस फाइलम के होते हैं, मोलास्का के जो मेंबर्स होते हैं, ये अपनी बॉडी के चारों तरफ एक शेल यानी कि एक कवच बना लेते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 का बना होता है। ज्यादातर आपने देखा होगा, लाइक अगर हम बात करें, यहां पर आप देख सकते हो पाइला में आपको शेल दिख रहा है,
कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है जिसके अंदर ये रहता है। इसी तरह से एक जंतु होता है सीपी, जिसे हम कहते हैं ओएस्टर या यूनियो, उसकी बॉडी पर भी कवच होता है। तो कई ऐसे मेंबर्स हैं इस फाइलम में जिनकी बॉडी पर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है और ये कवच इनको प्रोटेक्शन देता है। नेक्स्ट पॉइंट है द बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 रीजन्स, हेड, फुट एंड विसरल हम्प। ये नया पॉइंट है आपके लिए बिल्कुल, तो इसको ध्यान से समझें। द बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 रीजन्स, इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। पहला है हेड यानी कि सिर, दूसरा है फुट यानी कि पाद, और तीसरा है विसरल हम्प। अब ये क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए देखिए डायग्राम में, आपको यहां पर पाइला दिख रहा है, पाइला ग्लोबोसा यानी कि स्नेल। यहां पर हेड तो आपको दिख गया, बॉडी में ये क्या है, हेड है। अब जो नीचे का हिस्सा है जिससे रेंग कर ये चलता है, क्रीपिंग करता है, क्रॉलिंग करता है, रेंगता है, उसे हम कहते हैं फुट। तो हेड भी हो गया और फुट भी हो गया। अब बात आती है, ये जो तीसरा टर्म है बिल्कुल डिफरेंट है, विसरल हम्प। अब ये क्या चीज है, तो मैं आपको बता दूं कि इस पोजीशन में अगर हम इसे देख रहे हैं तो जितना पार्ट इसका इस शेल के अंदर है, इस कवच के अंदर है, वो कहलाएगा विसरल हम्प। तो मैं यहां पर थोड़ा और क्लियर करता हूं कि मान लिया हमने आपसे कहा कि ये हो गया इसका हेड, ठीक है, तो आपने हेड मान लिया, और ये हो गया इसका नीचे फुट। अब हेड और फुट के अलावा जितना भी पार्ट आपको यहां दिख रहा है, मैंने कहा ये सब शेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो पार्ट है यहां से यहां तक का, ये क्या है, विसरल हम्प है। तो ये हो गया हेड, ये नीचे का पार्ट हो गया फुट। अब ये जो अंदर का पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं विसरल हम्प, जो कहां है, इस शेल के अंदर क्वाइल रहता है। तो विसरल हम्प का मतलब हो गया वो पार्ट जिसमें इसके सारे इंटरनल ऑर्गन्स यानी सारे आंतरिक अंग पाए जाते हैं। तो हमने कहा कि बॉडी में 3 पार्ट हैं, ये वाला पार्ट हेड हो गया, ये वाला पार्ट फुट हो गया जिससे ये चलता है, और बॉडी का जो मेन पार्ट है जिसमें सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिसे कहते हैं विसरल हम्प। और विसरल हम्प जो होता है वो शेल के अंदर रहता है। हम्प माने होता है कुबड़, तो एक्चुअली बॉडी के पीछे ये कुबड़ जैसा बना रहा है, हम्प जैसा बना रहा है, इसलिए उसका नाम रख दिया गया विसरल हम्प। और विसरल का मतलब है इंटरनल यानी आंतरिक। तो जो अंदर पाया जाए, हम्प जैसी स्ट्रक्चर हो, उसे कह दिया हमने विसरल हम्प। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, द हेड बियर्स माउथ एंड सेंस ऑर्गन्स। हेड यानी सिर पर, माउथ पाया जाता है यानी मुख पाया जाता है। आप देख सकते हो यहां पर हेड है और हेड में यहीं पर नीचे माउथ होता है। और सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स का मतलब है संवेदी अंग। संवेदी अंग का मतलब जिससे ये बाहर की सूचनाएं ग्रहण करता है। तो आप देख सकते हो हेड पर मैंने क्या दिखाया है, ये आपको दिख रही हैं आईज जो कि स्टाक पर लगी हुई हैं। स्टाक माने होता है ब्रंथ या डंडी, तो स्टाक पर लगी हैं इसलिए ऐसे लिख दिया आपने यहाँ पर इनको स्टाक आईज। ये कुछ इस तरीके से होती हैं, लाइक अगर मैंने कहा एक की बात करूं तो ये स्टाक हो गया और ये आई हो गई, ये आई है यहाँ पर, तो ऐसी आई को हमने क्या कह दिया, स्टाक आई। तो आई हो गई। इसके बाद आप देख सकते हो ये क्या है, टेंटिकल्स हैं। कभी कभी 1 पेयर कभी 2 पेयर क्या होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं, स्पर्शक होते हैं जिनसे ये अपनी सूचनाओं को लेते हैं। तो कुल मिलाकर जो हेड है उस पर आईज और टेंटिकल्स जो पाए जा रहे हैं वो इसके सेंस ऑर्गन्स यानी कि संवेदी अंग कहलाते हैं। तो ये पॉइंट हो गया आपका, हेड बियर्स माउथ एंड सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट इज फॉर लोकोमोशन मस्कुलर फूट इज प्रेजेंट। नाउ फूट, आपको पता है कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके पास लोकोमोशन करने के लिए, गमन करने के लिए अलग अलग तरह के अंग पाए जाते हैं। हम बात अगर करें मोलस्का के मेंबर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी बॉडी में ये जो नीचे का मस्कुलर पार्ट है उसे हम कहते हैं फूट या पाद। इसी की सहायता से ये लोकोमोशन करता है यानी कि चलता है, रेंगता है, क्रॉलिंग करता है, ठीक है। तो लोकोमोशन के लिए फूट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट इज द बॉडी इज कवर्ड बाय अ स्किन फोल्ड कॉल्ड मेंटल। आपको बता दूं कि इनकी बॉडी पर जो कवरिंग होती है, जैसे आपने पढ़ा ऑर्थ्रोपोडा में काइटिन का कवर है, एनलिडा में आपने क्यूटिकल का कवर पढ़ा, तो वैसे ही यहाँ पर जो कवर है, बॉडी की कवरिंग है, उसको हम कहते हैं मेंटल। और ये जो मेंटल होता है ये स्किन का फोल्ड जैसा होता है। तो द बॉडी इज कवर्ड बाय अ स्किन फोल्ड नोन एज मेंटल। बॉडी कवर्ड है एक स्किन फोल्ड से जिसको हम मेंटल कहते हैं। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि ये जो मेंटल होता है यही मेंटल सिक्रेट करता है इसकी, ये जो आपने अभी भी ऊपर पढ़ी थी, शेल। मतलब क्या हुआ कि जब कोई भी मोलस्का का मेंबर छोटा होता है तो उसकी बॉडी पर इनिशियली शुरुआत में अगर शेल नहीं डेवलप है तो वो शेल बाद में बनती है। और वो शेल कैसे बनती है, ये जो मेंटल नामक स्किन फोल्ड है, बॉडी की कवरिंग है, ये अपने अंदर से एक पदार्थ निकालती है,
वो पदार्थ चारों तरफ लग के सूख जाता है और शेल में बदल जाता है। तो शेल का निर्माण किसने किया है? मेंटल ने किया है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है इसके बारे में। नेक्स्ट है द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद अ डाइजेस्टिव ग्लैंड कॉल्ड हिपैटोपैनक्रियाज। आपको बता दूं कि द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, इसका पाचन तंत्र क्या है? कंप्लीट है, पूर्ण है, विद अ डाइजेस्टिव ग्लैंड, और इसमें एक पाचक ग्रंथि या डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है विच इज कॉल्ड हिपैटोपैनक्रियाज। अब देखिए यहां पर दो वर्ड्स हैं, हिपैटो, पैनक्रियाज। हिपैटो का मतलब है लिवर और पैनक्रियाज का मतलब आपको पता ही है पैनक्रियाज। हमारे पास हमारी बॉडी की मैं बात करूं तो आपको मैंने डाइजेशन में बताया था कि हमारे पास एक लिवर है और एक पैनक्रियाज है। दो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं, दो पाचक ग्रंथियां हैं जो ज़्यादातर एनिमल्स में अलग अलग होती हैं, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि लिवर और पैनक्रियाज मिलकर एक हो गए। तो लिवर और पैनक्रियाज जब मिलकर एक हो गए तो उसका नाम हो गया हिपैटोपैनक्रियाज। और आपको बता दूं कि हिपैटोपैनक्रियाज जो होता है इसकी बॉडी में बिल्कुल यहां पर एपेक्स में, यानी जो इसकी शेल होती है उसमें सबसे ऊपर की तरफ हिपैटोपैनक्रियाज पाया जाता है, जो कि एक प्रकार की डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है द फीडिंग ऑर्गन इज कॉल्ड रेडुला। देखिए यहां पर मैं इसका आपको डायग्राम बनाकर बताता हूं कि यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ दिस फीडिंग ऑर्गन। फीडिंग ऑर्गन की बात करें तो हमें पता है कि फीडिंग ऑर्गन का मतलब होता है कि ऐसा अंग जो फीडिंग में हेल्प करे, यानी भोजन करने में हेल्प करे। तो अगर हम इसके माउथ के अंदर देखें तो यहां पर एक इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, एक रिबन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके की। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है रेडुला। ओके, और इस रेडुला में कई सारी रोज बनी होती हैं। ये क्या है? रोज हैं, और इन रोज पर लगे होते हैं इस तरीके से काइटिनस टीथ, यानी काइटिन के बने हुए दांत, जो कि फूड के मैस्टिफिकेशन यानी कि भोजन को मसलने में, उसको पीसने में हेल्प करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना दी ये क्या कहलाती है? रेडुला कहलाती है। और रेडुला इसका फीडिंग ऑर्गन है। ये कहाँ पर होता है? इसके माउथ में होता है। तो इसी की सहायता से ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। मीन्स रेडुला इज द फीडिंग ऑर्गन विच हेल्प्स इन द मैस्टिफिकेशन ऑफ फूड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन बाय गिल्स और लंग्स और बोथ। श्वसन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए इनमें गिल्स पाई जाती हैं। जैसा कि आपको पता है कि गिल्स क्या होती हैं? एनिमल्स में पाई जाने वाली वो स्ट्रक्चर्स जो पानी में सांस लेने में हेल्प करेंगी, श्वसन करने में हेल्प करेंगी, उन्हें हम गिल्स कहते हैं। या गिल्स के अलावा लंग्स, जो एनिमल्स जमीन पर पाए जा रहे हैं उनमें क्या होगा? लंग्स पाए जाएंगे, यानी फेफड़े होंगे। और बोथ, बोथ का मतलब दोनों। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पर भी रहते हैं। जैसे यहाँ पर पायला बना हुआ है तो ये कुछ टाइम पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। तो जब ये पानी में रहता है तब ये रेस्पिरेशन के लिए किसका इस्तेमाल करेगा? गिल्स का। और जब ये ज़मीन पर रहेगा तब ये रेस्पिरेशन के लिए किसका यूज़ करेगा? लंग्स का। तो गिल्स भी हैं, लंग्स भी है, और दोनों भी हो सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप। आपको पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था ऑर्थ्रोपोडा में कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है रक्त परिसंचरण तंत्र, द सिस्टम ऑफ द बॉडी विच पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। शरीर का वह तंत्र जो ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है उसे हम रक्त परिसंचरण तंत्र या फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये दो तरह का होता है, ओपन टाइप, क्लोज टाइप। लास्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया था, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है मैं फिर से बता रहा हूं कि जब कभी ब्लड वेसल्स के अंदर बहे, रक्त वाहिनियों के अंदर बहेगा तो हम कहेंगे ये क्लोज टाइप का सिस्टम है। और अगर हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स ना हो, क्या हो, बॉडी कैविटी के अंदर ऐसे ही ब्लड भरा हो, तो हम कहेंगे ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो यहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हो गया? ओपन टाइप का। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई कॉम्पिटिशन से पूछा जाता है, इसे ध्यान से समझें। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोसाइनिन। रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हिंदी में बात करूं तो श्वसन वर्णक। अब ये क्या चीज होती है जानिए। हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि ब्लड है और ब्लड में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, ये भी हम जानते हैं। और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर O2 और CO2 को पूरी बॉडी में पहुंचाता है। तो O2 CO2 को बॉडी में पहुंचाने वाला जो पिगमेंट हमारे पास है वो क्या है? हीमोग्लोबिन है। उसी को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। मीन्स द पिगमेंट which transport the respiratory gases CO2 and O2 inside the body is known as respiratory pigment। शरीर का वह पिगमेंट जो ब्लड में पाया जाए
और O2 और CO2 को यानी श्वसन में ग्रहण की गई गैसों को पूरी बॉडी में पहुंचाए, उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है हीमोग्लोबिन। ठीक वैसे ही यहां पर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसका नाम है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन जो होता है वो कॉपर कंटेनिंग होता है, मतलब इसमें तांबा है, कॉपर है। हमारे हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, लोहा होता है। ऐसे ही यहां पर हीमोसाइनिन में क्या है? कॉपर है। तो हीमोसाइनिन इज अ कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन द फाइलम मोलास्का। हीमोसाइनिन एक कॉपर वाला, एक कॉपर युक्त रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो फाइलम मोलास्का के मेंबर्स में पाया जाता है। और आपको बता दूं कि हमारी बॉडी का हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड को कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है। ठीक वैसे ही इनकी बॉडी में हीमोसाइनिन अगर पाया जा रहा है तो वो इनकी बॉडी को, इनके ब्लड को ब्लू कलर देगा। तो जनरली अगर आपसे कोई पूछता है कि फाइलम मोलास्का के मेंबर्स का ब्लड कैसा होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है, तो जनरली जो आंसर होगा वो होगा ब्लू। अगर ऑक्सीजन मिली हुई है तो ब्लड कैसा होगा? ब्लू होगा। ये सवाल एक बार केबीसी में भी पूछा गया था कि ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कैसा होता है, तो सही आंसर था ब्लू। तो आप भी याद रखें कि हीमोसाइनिन की वजह से इनके ब्लड का कलर कैसा हो गया? ब्लू। डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, और ये हीमोसाइनिन कहाँ है? इनके ब्लड में जो प्लाज्मा पाया जाता है उस प्लाज्मा में घुला रहता है। हमें पता है कि इनमें आरबीसी नहीं होती, तो जब आरबीसी नहीं होंगी, हमारे पास तो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर है, लेकिन इनके पास आरबीसी नहीं है, किसी भी प्रकार की ब्लड कॉर्पसल्स यानी रक्त कणिकाएं नहीं हैं, तो इनका जो हीमोसाइनिन होगा वो कहाँ घुला हुआ होगा? प्लाज्मा में होगा। तो डिसॉल्व इन द प्लाज्मा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सक्रीशन बाय पेयर्ड मेटानेफ्रीडिया। उत्सर्जन के लिए या एक्सक्रीशन के लिए इनके पास जो ऑर्गन है उसका नाम क्या है? मेटानेफ्रीडिया, यानी कि मेटानेफ्रीडिया है और ये पेयर्ड है, जोड़े में पाए जाते हैं। इसका एक और भी विशेष नाम है जो कई कॉम्पिटिशन में पूछा भी जाता है, ऑर्गन ऑफ बोजानस। जनरली हमने पूछा कि व्हाट आर द ऑर्गन ऑफ बोजानस, या बोजानस का ऑर्गन क्या होता है, तो आप याद रखें ऑर्गन ऑफ बोजानस इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फाइलम मोलास्का। फाइलम मोलास्का के जंतुओं में उत्सर्जन के लिए जो अंग पाया जाता है उसे हम मेटानेफ्रीडिया या फिर किडनी या फिर ऑर्गन ऑफ बोजानस भी कहते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नर्वस सिस्टम विद पेयर्ड गैंग्लिया, कमीशर एंड कनेक्टिव। इस पॉइंट के लिए थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा मुझे। चलिए मैं कुछ बातें क्लियर करने की कोशिश करता हूं आपको। नर्वस सिस्टम, आपको पता है तंत्रिका तंत्र हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो हमारी बॉडी को बाहर से कनेक्ट कर रहा है, हमारी सारी सूचनाओं को बाहर से ले रहा है, उसे हम तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ये बना किससे है? नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिकाओं से। तो अभी ये क्या है कि नर्वस सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया होते हैं ना। व्हाट इज द मीन ऑफ गैंग्लिया? ये क्या है गैंग्लिया? तो चलिए एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। हमने सपोज किया कि हमने कहा आपसे ये जो है नर्वस सिस्टम है, पाइला का, आप ऐसा मान लें, मैंने रफली बना दिया। तो आप देख सकते हो इस नर्वस सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं जो फूले हुए हैं। 1 2 3 4, ये फूले हुए से स्ट्रक्चर, स्वेलिंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। इन स्वेलिंग स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं गैंग्लियन। सिंगुलर है गैंग्लियन, प्लूरल है गैंग्लिया। तो नर्वस सिस्टम में जब नर्व फाइबर्स एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं और उससे एक स्वेलिंग से स्ट्रक्चर बना लें, फूली हुई संरचना बना लें, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गैंग्लियन। तो पहला टर्म आपने क्या सीखा? गैंग्लियन। तो गैंग्लिया क्या है? नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं पेयर्ड गैंग्लिया। आप देख सकते हैं एक पेयर ये हो गया एक जैसा, और एक पेयर ये हो गया, ये कुछ बड़े लग रहे हैं और ये वाले कुछ छोटे लग रहे हैं। तो नर्व फाइबर्स के जो गुच्छे हैं, जो उनके ग्रुप्स हैं, जो स्वेलिंग होते हैं, फूले हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं गैंग्लिया। अगला वर्ड है कमीशर। ये कमीशर क्या है? ये अब आप देखिए, ये दो गैंग्लिया बिल्कुल सेम एक जैसे हैं, तो इनको जो जोड़ने वाली नर्व है उस नर्व को हम कहते हैं कमीशर। ओके, मतलब क्या हुआ? द नर्व विच कनेक्ट टू इक्वल गैंग्लिया। ऐसी नर्व जो दो एक जैसे गैंग्लिया को जोड़ती है उसे हम कहते हैं कमीशर। इसके बाद मैंने कहा कि अब आप देखिए, ये गैंग्लिया और ये गैंग्लिया, ये बड़ा है ये छोटा है, ये दोनों एक जैसे नहीं है, और जो नर्व इनको जोड़ रही है वो कहलाएगी कनेक्टिव। तो द नर्व विच कनेक्ट टू अनइक्वल गैंग्लिया इज नोन एज कनेक्टिव।
ऐसी नर्व जो दो अनइक्वल, दो असमान गैंग्लिया को जोड़ेगी, उसे हम कहेंगे कनेक्टिव। मैं फिर से बात कर रहा हूं तीनों शब्दों की, तीनों वर्ड्स आप अलग अलग सीख लें। पहला वर्ड गैंग्लिया, ग्रुप ऑफ नर्व फाइबर्स। नर्व फाइबर्स का एक नेटवर्क, एक जाल जो कि जनरली फूला हुआ सा है, स्वेलिंग है, उसे हम गैंग्लिया कहते हैं। कमीशर, ऐसी नर्व या ऐसा नर्व फाइबर जो दो एक जैसे गैंग्लिया को जोड़ेगा, उसे हम कहेंगे कमीशर। तो ये दोनों एक जैसे हैं, इनको जोड़ने वाली ये नर्व कमीशर हो गई। ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको जोड़ने वाली भी क्या हो गई, कमीशर हो गई। द नर्व विच कनेक्ट टू इक्वल गैंग्लिया। अगला वर्ड है कनेक्टिव। कनेक्टिव क्या है, ये गैंग्लिया बड़ा है, ये गैंग्लिया छोटा है, तो दोनों अनइक्वल हैं, दोनों को जोड़ने वाली नर्व क्या कहलाएगी, कनेक्टिव। द कनेक्टिव इज अ नर्व विच कनेक्ट टू अनइक्वल गैंग्लिया। ऐसी नर्व जो दो असमान गैंग्लिया को जोड़ेगी, उससे हम कनेक्टिव कहते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, ये तीनों क्या होते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट की हम बात करते हैं, वो क्या है, आप देख सकते हैं, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब है एक लिंगी, मेल अलग है, फीमेल अलग है, अलग अलग होते हैं। और बाइसेक्सुअल, कभी कभी क्या हो सकता है, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यानी मेल फीमेल एक ही बॉडी में होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कौन सा करेंगे, ये सेक्सुअल करेंगे, लैंगिक जनन करेंगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और डेवलपमेंट दोनों तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये मैं पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि जब कभी अंडे से निकलने वाला जंतु या जीव एडल्ट के जैसा होता है एकदम, यानी कोई लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती, तो हम कहते हैं डेवलपमेंट डायरेक्ट हुआ। तो ऐसा डेवलपमेंट डायरेक्ट डेवलपमेंट है। लेकिन अगर अंडे से निकलने वाला जो जीव है वो पहले लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, या किसी भी स्टेज में जाता है और फिर एडल्ट में कन्वर्ट होता है, तो हम कहते हैं डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। सिंपल सी भाषा याद रखें कि अगर लार्वा है तो डेवलपमेंट कैसा हो गया, इनडायरेक्ट, और अगर लार्वा नहीं पाया जा रहा है तो डेवलपमेंट कैसा हो गया, डायरेक्ट हो गया। आपका लास्ट पॉइंट है, दे आर मोस्टली हर्बीवोरस। हर्बीवोरस का मतलब शाकाहारी, यानी कि ये शाकाहारी जंतु होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। और सम आर एक्टिव प्रीडेटर्स, कुछ ऐसे हैं जो परभक्षी होते हैं। परभक्षी का मतलब ऐसे जंतु जो दूसरे जीवित जंतुओं को खाते हैं, उनका शिकार करते हैं, उन्हें हम प्रीडेटर कहते हैं, परभक्षी कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि समुद्र में बड़े बड़े ऑक्टोपस होते हैं या स्क्विड्स होते हैं जो हमारे अंडर वाटर डाइवर्स को यानी गोताखोरों को खा लेते हैं, तो ये क्या हो गए, प्रेडेटर्स हो गए जो जीवों को खा सकते हैं। लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं, ये हार्बीवोरस होते हैं, कुछ प्रेडेटर्स भी होते हैं। तो ये बात हो गई जनरल कैरेक्टर्स की। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इनको भी जान लेते हैं। सबसे पहला है स्नेल यानी घोंगा, ओएस्टर जिसे हम हिंदी में सीपी कहते हैं, और यूनियो भी इसे बोला जाता है। इसके बाद ऑक्टोपस, हम सभी जानते हैं इसके बारे में। सीपिया एक और एनिमल है, स्क्विड्स, चिटॉन, ये सारे एनिमल्स हैं जो फाइलम मोलस्का को बिलोंग करते हैं। अब हम बात करेंगे पाइला ग्लोबोसा की, जो कि एक महत्वपूर्ण मेंबर है इस फाइलम का। तो आइए देखते हैं डायग्राम की तरफ। मैंने यहाँ पर एक कलर डायग्राम बनाया हुआ है। इसे हम हिंदी में घोंगा, इंग्लिश में स्नेल, और इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम है पाइला ग्लोबोसा, इसे हम कहते हैं। और ये एक फ्रेश वाटर स्नेल होता है, यानी स्वच्छ जल में पाया जाता है। इसकी बॉडी को देखें तो बॉडी वही 3 पार्ट्स में बटी है। ऊपर का पार्ट हेड हो गया, नीचे का पार्ट फुट हो गया। हेड पर आप देख सकते हो ये क्या है, दीज आर द स्टार्क्ड आईज, और ये क्या है, टेंटिकल्स हैं। इसमें 2 पेयर टेंटिकल के होते हैं, एक पेयर छोटे टेंटिकल्स होते हैं जो यहाँ पर छुपे हुए हैं, और एक पेयर बड़े टेंटिकल्स होते हैं जो कि दिख रहे हैं आपको। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, ये शेल है। शेल का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक कवच है, जैसे हम शेल यहाँ पर कह रहे हैं। इसकी बॉडी का बाकी पार्ट इसी के अंदर है, और जब कभी भी ये किसी खतरे में या डेंजर में होता है तो ये अपनी पूरी बॉडी को अंदर रिट्रैक्ट कर लेता है, और यहाँ पर इसकी शेल में ढक्कन भी लगा होता है, जिसे हम ओपरकुलम कहते हैं। वो ढक्कन बंद हो जाता है, तो खतरे के समय में ये शेल के अंदर ही रहता है, लेकिन जब इसको लोकोमोशन करना होता है तो ये आराम से बॉडी के बाहर आकर अपने फूट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाता है। तो ये केवल एक आउटलाइन वाली बात की मैंने मोलस्का की। बाकी जब डिटेल में मैं बात करूंगा पाइला ग्लोबोसा की लाइफ साइकिल के बारे में, तो उस वीडियो में हम बात करेंगे। वैसे वो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में है, 12th के 11th के स्टूडेंट्स के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि फाइलम मोलस्का में मैंने जो भी आपको बताया, इसका इंट्रोडक्शन, इसका जनरल कैरेक्टर और पाइला ग्लोबोसा का एक जनरल इंट्रोडक्शन, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको वीडियो में कहीं पर भी है, मेरे किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई आपका ज़रूर करूँगा।
बाकी एनिमल किंगडम के बाद आप किस सीरीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं, इस पर भी मैं आपके कमेंट चाहता हूं, क्योंकि जितने ज़्यादा मुझे कमेंट मिलेंगे इस बात के कि मैं कौन सा टॉपिक पढ़ाऊं, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसके बाद में वही सीरीज़ स्टार्ट करूं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।